हेलो दोस्तों, आप सभी का दिशा फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन पूरा फिजिक्स का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामैराथन टेस्ट का टेस्ट हो चुका है और इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग को हम बता रहे हैं कि इसमें, और ये 80 में से समझिए कि बोर्ड में आपको जो है 5-7 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा हर हालत में। तो एकदम अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्योदय से ठीक पूर्व सूर्य दिखाई देने का कारण है। बताइए, सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य क्यों दिखता है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी सूर्य क्षैतिज में आया भी नहीं और प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने लगता है। सूर्य अपने तल में क्षैतिज में अभी आया नहीं, लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है सूर्य को क्षैतिज में आने से पहले ही सूर्य आपको दिखाई देने लगता है। यानी इसका आंसर है बाबू प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए ऑप्शन ए में है परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो आंसर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा के लिए क्रांति कोण, हीरा के लिए क्रांति कोण है कितना होता है? लगभग आप देखिए तो इसका हीरा का क्रांति कोण, देखिए हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, याद होगा? कोई दिक्कत है? हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो इसका क्रांति कोण लगभग होता है कितना? 24 डिग्री। कितना होता है? 24। क्रांति कोण होता है 24 डिग्री, लेकिन इसका यहां पर देखिए ऑप्शन कितना दिया हुआ है? लगभग 20 डिग्री, लगभग 20 डिग्री। और इसका अपवर्तनांक भी कितना बोलता है लेने के लिए? अपवर्तनांक बोलता है कितना लेने? देख लीजिए, म्यू का मान कितना? 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा लगभग कितना? 20 डिग्री। हाँ या ना? बोलिए, कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है? आपको पता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है, ठीक है, और सघन में जब आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। और एक स्थिति ऐसा आता है जब प्रकाश किरण उसी माध्यम में मुड़ जाता है। और इसमें हम लोग पढ़े थे लूमिंग, मरीचिका, प्रकाशीय तंतु, हीरा का चमकना, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र वृत्तीय होना, ये सब टॉपिक था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। याद आया? देखो बाबू, निम्न में किसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है? ए में हीरा की चमक, ये तो वह है। प्रकाशीय तंतु, ठीक है। वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में नहीं होता है, ये अलग घटना है। आप लोग देखे होंगे ये टॉपिक जब आपको पढ़ाए थे, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई क्या होता है? जब वस्तु और प्रेक्षक दोनों अलग अलग माध्यम में होता है, यानी जो देखता है और जिसको देखता है। मान लेते हैं कि हम अपनी महबूबा को देख रहे हैं, ठीक है, और वो जो है मान लेते हैं हम जो है हवा में हैं और वो पानी के अंदर है, तो क्या वो एक्चुअली में जहां पर है वो वहां पर दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो कहीं और दिखेगा। यानी जब जो देखता है और जिस चीज को देखता है दोनों अलग अलग मीडियम में होता है, तो वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से विस्थापित हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नहीं है। और मरीचिका, ये तो है, ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न में किसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है? तो वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। प्रकाशीय तंतु का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाशीय तंतु का संबंध किससे है? संचार में। संचार में क्लास में हुआ है पढ़ाई। संचार का 4 भाग होता है, ITCR, इंफॉर्मेशन, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो प्रकाशीय तंतु का काम होता है चैनल के रूप में, याद पाइए, एकदम याद आ जाएगा। और इसका कारण है, यानी प्रकाशीय तंतु किससे संबंधित है? संचार से। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तल लेंस के मध्य भाग को काले कागज से चित्र अनुसार ढक दिया जाए, मतलब ये चित्र है, ये वाला, सॉरी चित्र छूटा हुआ था, तो चित्र आप लोगों को ये बना हुआ है, इसका बीच का भाग जो है ना काला कागज से ढक दिए, तो कहता है कि प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए ए में क्या है, लेंस के शेष भाग द्वारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत। प्रतिबिंब तो अभी भी बनेगा। होगा क्या, देखिए इस भाग पर जितना लाइट पड़ा ऊपर अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, और इस भाग पर जो लाइट पड़ा जहां पर कागज से ढके हुए हैं इसका परावर्तन हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा। तो प्रतिबिंब तो अभी भी बनेगा, लेकिन पार करने वाली किरण जो है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी अपवर्तित किरण की संख्या कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब का चमक कम होगा, उसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या है, देखिए पूरा प्रतिबिंब बनेगा परंतु यह कम चमकीला होगा। तो आपका आंसर हो गया बी, आपका आंसर हो गया बी। ठीक बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग कितना, 6। अरे वाह, देखिए क्या मजा आ गया क्वेश्चन देख करके। कांच और जल के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का, देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इस बातों में दम है। देखिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कुछ नहीं, ऐसे ऐसे देखो क्या होगा। देखिए जल के सापेक्ष कांच का है, म्यू लिख लो आराम से, ठीक है। किसके साथ का है, का वाला को पीछे क्या बोले, का जिसके साथ है उसको पीछे कहां लिखेंगे, म्यू के पीछे, और जिसके साथ क्यू है उसको म्यू, जिसके साथ की है उसको रखेंगे आगे, का को पीछे की को आगे, का पीछे की आगे, आराम से म्यू लिख लो। अब देखिए जल के सापेक्ष, देखिए की या के ये रहेगा, ये लगेगा कहां, आगे, की के, और का जिसके साथ है वो पीछे। जल के सापेक्ष कांच का तो कांच लग गया पीछे, कांच मतलब ग्लास जी, और जल के तो जल लग गया आगे। जो पीछे है वो ऊपर जाएगा और जो आगे है वो नीचे जाएगा। ठीक बात है। ट्रिक बताए हुए आप लोगों को, पीछे वाला ऊपर, आगे वाला नीचे, जिसके साथ का है वो पीछे, जिसके साथ की या के है वो आगे। देखिए अब इसका मान कितना हो गया, म्यू जी का मान, तो म्यू जी का मान, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ बाबू कितना, 3/2, तो 3/2, और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ कितना, 4/3, तो ये हो गया 4/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बोलिए होगा या नहीं, तो हो गया 3/2, और ये उल्टेगा तो हो गया 3/4, यानी 9/8। बोलिए 9/8, तो इसका आंसर हो गया भाई 9/8, यानी बी नंबर। चलो इसका आंसर हो गया बी नंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चित्र में कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु मुख्य अक्ष पर हो। चित्र में कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु का हो मुख्य अक्ष पर। अब देखिए इसके ऊपर कहीं जाएंगे, सबको बताए हुए, एक बार गौर से समझिएगा। यह μ4, देखिए μ1, μ2, μ3, μ4, एक लेंस जो है ये 4 प्रकार के अपवर्तनांक से मिलकर बना हुआ है, और वो चारों अपवर्तनांक किस तरीका से, देखिए ये मध्य मुख्य अक्ष है, ये इस तरीका से, इसके ऊपर जितना भी किरण कहीं भी पार करेगा उसको क्या भेटाएगा, μ1, μ3, तो सबको सेम चीज भेटा रहा है, μ1, μ3, μ1, μ3, सब ऊपर जितना भी पार करेगा सबको क्या मिलेगा, μ1, μ3, तो सब एक जगह पर जमा होगा। और नीचे मुख्य अक्ष के नीचे जितना किरण पार करेगा उसको सबको क्या भेटाएगा, μ2, μ3, सॉरी μ2, μ4 है यहां पर, सॉरी μ2, μ4, तो सबको अलग चीज भेट रहा है, तो ये मुख्य अक्ष को अलग जगह पर काटेगा, ये यहां पर काटा सब, ये यहां पर जमा होगा, क्योंकि ऊपर जब किरण मुख्य अक्ष के ऊपर जाता है तो μ1, μ3 मिलता है, और नीचे जाता है तो μ1, μ4 मिलता है, यानी लाइट का स्पीड अलग अलग है। इसका मतलब है कि इसमें ये सब किरण दो जगह पर जाके जमा होगा, और जब दो जगह पर जमा हुआ तो दो फोकस और दो फोकस तो दो प्रतिबिंब। चलो भाई क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, 2, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए अगला, एक विद्युत बल्ब से प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है, तो कैसा होता है, सतत। देखिए ए में है रैखिक स्पेक्ट्रम,
बी में है बैंड स्पेक्ट्रम, सी में है अवशोषण स्पेक्ट्रम और डी में है सतत स्पेक्ट्रम। तो आंसर क्या होगा इसका? सतत स्पेक्ट्रम। क्या होगा? सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है। सूर्य, विद्युत बल्ब, जिसको अपना प्रकाश है, देखिए जिसको अपना प्रकाश है उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए जिसको अपना प्रकाश है उससे स्पेक्ट्रम बने और उसमें सातों कलर एकदम क्रमशः हो, एक सिस्टम से, जैसे VIB ऐसे हो, VIBGYOR। ठीक है, इस तरीका से एक निश्चित क्रम में हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम। और आपको पता है कि विद्युत बल्ब से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो सतत बनेगा, सूर्य के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो सतत बनेगा, मोमबत्ती से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो सतत बनेगा। याद रह जाएगा, एकदम याद कर लो, सतत स्पेक्ट्रम। चलिए, निकट दृष्टि दोष, देखिए तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। देखिए आप लोगों को समझाए थे, पहले निकट फिर दूर बोलते हैं। जब आप ना दृष्टि दोष यदि पूछे कितने प्रकार का, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलेगा? यदि हम बोलो भाई कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का, तो बोलेगा सर मुख्य रूप से 4 प्रकार का, निकट, दूर, जरा व बिंदुकता। या कोई जल्दी दूर पहले नहीं बोलता है, पहले निकट दूर। तो सोचो तो पहले निकट दूर। और यदि हम लेंस पूछे आपको कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा सर 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। गौर से सुनिएगा, उत्तल और अवतल। तो पहले हम लोग उत्तल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। तो इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस के द्वारा। यानी निकट का हो गया अवतल, तो देख लो भाई आपका निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10, स्वस्थ मानव नेत्र का निकट बिंदु एवं दूर बिंदु होता है कहां पर? बताइए। तो स्वस्थ मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 पर और दूर बिंदु होता है अनंत पर। तो 25 सेंटीमीटर और अनंत। ऑप्शन ए देखिए क्या है, 0 और 25 गलत है, 25 और 100 गलत है, 0 और अनंत गलत है, 25 और अनंत ये सही है। हाँ या ना, समझ में आ गया? चलो भाई आगे का क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, उसको थोड़ा आप लोग सुधार लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 था ना, वो क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो क्वेश्चन नंबर 11 में आ गया है। देखिए चलिए मिला लीजिएगा सब क्वेश्चन। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0, अनंत, बहुत कम और अनिश्चित। तो सबको पता है समतल दर्पण का फोकस अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, क्षमता 0। यदि फोकस अनंत हो जाए, बताइए फोकस यदि अनंत हो जाए तो P बराबर 1/f होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1/अनंत, 1/अनंत मतलब 0। यदि किसी चीज का फोकस फोकस क्या हो जाए? अनंत हो जाए, तो उसका पावर कितना हो जाता है? 0। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है बाबू? अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा लगभग होता है। विभेदन सीमा अब क्या होता है? देखिए कि दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम कोणीय विस्थापन जिस पर वस्तु को हम अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग। जैसे मान लेते हैं दो वस्तु को एकदम से एकदम नजदीक यूं सटा हुआ है, और इसको जब दूर से देखिएगा ना तो ये लगेगा क्या? सटा हुआ है। क्या है? सटा हुआ। ठीक है, ये क्या लगेगा? सटा हुआ। तो दोनों वस्तुओं के बीच कितना एंगल होना चाहिए ताकि दोनों हमको अलग अलग दिखे? इसका आंसर है जनाब 1 फीट 1 डिग्री है ना, 1 फीट 1 इंच या 1/60 डिग्री, 1 फीट 1 इंच या 1/60 डिग्री। बी में है
1 फीट 2 इंच, सी में है 1 डिग्री और सी में है डी में है 1/60 फीट और 2 इंच। क्या होगा आंसर ए। ये आप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम कोणीय विस्थापन जिस पर वस्तु को हम अलग अलग देख सकते हैं, दोनों हमको अलग अलग दिखे, दोनों सटा हुआ नहीं दिखे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विभेदन सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वस्तु लेंस, याद करिएगा, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटाते चलते हैं ऊपर से। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगा रहता है यूं इस तरीका से, और वस्तु को रखते हैं फोकस के बाहर, एक किरण को लिए पैरेलल यूं गया और एक को प्रकाशीय केंद्र से यहां पर बना इमेज, यहां पर बना इमेज, और यहां पर लगाते हैं हम लोग आई लेंस। याद करिएगा, सब पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल से क्लास में चीजें हम सिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये चला गया फोकस से और ये चला गया प्रकाशीय केंद्र से, आगे की ओर नहीं मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर पूछता है, ये हो गया आपका वस्तु लेंस और ये हो गया नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस, तो वस्तु लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए ये वस्तु लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाया? वास्तविक बनाया, दोनों किरण वास्तव में मिला ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब। और कैसा बनाया? बड़ा। और कैसा बनाया? उल्टा। तो इसका आंसर है वास्तविक, उल्टा एवं आवर्धित। वास्तविक, उल्टा एवं आवर्धित। वास्तविक, उल्टा एवं आवर्धित। चलो भाई अगला 2 लेंस, अगला क्वेश्चन पर आ जाओ बाबू। एकदम ये सब क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 2 लेंस जिनकी शक्ति कितना है? 12 डायोप्टर। एक का पावर है 12 डायोप्टर और एक का पावर है P2 मान लिया कितना? -2 डायोप्टर। कहता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? यानी ये दोनों लेंस को हटा करके यदि हम समतुल्य लेंस लगाएं, समतुल्य लेंस लगाएं तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा? देखिए जब लेंस सटा के रहता है ना, सटा के रहता है, इसका फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 1/f2 1/f3 डॉट 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 1/fn, और पावर का होता है P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। ये पावर का होता है कब? जब 2 लेंस सटा के रखा हो, जब एक ही अक्ष पर हो और क्या एक दूसरे से सटा हुआ हो। लेंस का संयोजन याद करिए 2 तरीका से करते हैं, एक होता है सटा के, दूसरा होता है हटा के। तो ये सटा के रहता है, जब 2 लेंस सटा के रखा हुआ है और ये दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस लगाना चाहें, इसका फोकस निकालने का ये फॉर्मूला है, ये और ये है पावर निकालने का फॉर्मूला। देखिए तो P बराबर हो गया बाबू P1 प्लस P2, यानी कितना हो गया? 12 प्लस माइनस 2, यानी 12 माइनस 2 यानी क्या हो गया? 10 डायोप्टर। यानी ये दोनों लेंस के बदला यदि हम एक लेंस लगाएं, समतुल्य लेंस लगाएं, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? इसका पावर हो जाएगा 10 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 10 डायोप्टर। अब बोलिए इसका हमको क्या चाहिए? फोकस। अब तो एक लेंस का बात हो रहा है भाई, दोनों लेंस का पावर हमको पता था, अब दोनों लेंस को हटा के एक लेंस लगा दी, इसका पावर कितना हो गया? अब इसका फोकस निकालना है। P बराबर 100/f, तो F बराबर 100/P यानी 100/10 यानी 10 सेंटीमीटर। पावर P बराबर 100/f यानी सेंटीमीटर में आएगा, और यदि 1/f लिखते हैं तो मीटर में आता है। चलिए भाई इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर। बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू? सब कमेंट करेगा एकदम से। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एक द्विउत्तल लेंस भाई जिसका दोनों लेंस उत्तल हो, सॉरी जिसका दोनों तल उत्तल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस। एक द्विउत्तल लेंस की शक्ति, इसका शक्ति दिया हुआ है 10 डायोप्टर, और इसके प्रत्येक सतह की वो करता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि यदि एक उत्तल लेंस है तो इसका R1 इधर होता है और R2 इधर होता है। ठीक है, R1 और R2, R1 होता है इसका प्लस और R2 होता है इसका माइनस।
ठीक है, R1 प्लस और R2 माइनस, R1 बराबर R2 है, दिया हुआ है। कहता है कि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या 10 है, यानी दोनों कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन R1 होगा प्लस 10 सेंटीमीटर और R2 होगा माइनस 10 सेंटीमीटर। हाँ या ना बताइए। अब देखिए तो यहां से पावर से पहले आप क्या निकाल लीजिए, फोकस। P बराबर 100 बाय F, तो F बराबर 100 बाय P, यानी 100 बटे 10, यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस निकल गया। अब देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, लेंस निर्माता सूत्र 1 बाय F इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। देखिए 1 बाय F 1 बाय 10 हो गया, म्यू का मान निकालना है, म्यू माइनस 1 रहने दिए, और 1 बटे 10 R1 का मान प्लस में है और R2 का मान माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 1 बाय 10, तो कितना हो जाएगा 1 बाय 10 म्यू माइनस 1, ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा गुना 2 बटे 10, 10 10 खत्म हो जाएगा, गुना में दोनों जुटेगा 2 बाय 10, 10 10 क्या हो जाएगा खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 1, 2 से ब्रैकेट तोड़िए, 2 म्यू माइनस 2 बराबर 1, इसको उधर करिए तो हो जाएगा 2 म्यू बराबर कितना, ये जुट जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, म्यू बराबर कितना हो जाएगा 3 बाय 2, ये हो गया आपका आंसर, म्यू बराबर 3 बाय 2। चलिए क्या समझ में आया यहां तक बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय देखिए आपको समझाए हुए हैं कि यदि कोई बंद सतह है, ठीक है, और इसके अंदर Q आवेश है, ठीक है, कोई बंद सतह है और उसके अंदर कोई आवेश है, तो उस सतह का फ्लक्स कितना होगा, तो अंदर में जितना आवेश है उसको 1 बटे एप्सिलॉन नोट से गुना कर दीजिए, 1 बटे एप्सिलॉन नोट, जहां एप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात का विद्युतशीलता। एक तो किसी बंद सतह के अंदर मानते Q आवेश है और हमको जानना है उस सतह का फ्लक्स कितना होगा, तो उस आवेश को 1 बाय एप्सिलॉन नोट से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, यानी Q बाय एप्सिलॉन नोट। यही है आपका गॉस थ्योरम, यानी Q बाय क्या हो गया एप्सिलॉन नोट, यानी 16 का A, 16 का A। चलिए 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर चित्र के अनुसार सही है। देखिए यहां पर चित्र दिया हुआ ये वाला कि एक बंद सतह है और इसके अंदर में दो जगह पर आवेश रखा है Q प्लस Q, यानी P प्लस Q और प्लस Q, और एक आवेश बाहर में भी रखा हुआ है कितना प्लस Q। आपको पता है कि गॉस थ्योरम जो होता है ना केवल घरवाली पर लगता है, याद करिएगा गॉस प्रमेय केवल घरवाली पर लगता है, बाहर वाली पर नहीं लगता है, तो इस पर गॉस का थ्योरम नहीं लगाएंगे, तो ये दोनों जुटेगा Q प्लस Q कितना हो गया 2Q, यानी 2Q बाय एप्सिलॉन नोट। हाँ या ना। चलो 18 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह क्या होगा बताइए। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए एक होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें क्या क्या होता है देखिए, बिल्ली का खाल, फ्लालेन, लाख, कांच, कागज, रेशम। सुनिएगा गौर से, बिल्ली का खाल, फ्लालेन, लाख, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबर, रंजक, अंबर, गंधक, एबोनाइट का छड़। इसको हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी में जो है कुल मिला के 14 पदार्थ होते हैं, 14, ठीक है। देखिए बिल्ली का खाल, फ्लालेन, लाख, कांच, कागज, रेशम। कांच पहले आता है, गौर से सुनिएगा, कांच पहले आता है श्रेणी में, बिल्ली का खाल, फ्लालेन, लाख, कांच, कागज, रेशम। रेशम नीचे आता है कांच के। तो देखिए इस श्रेणी का क्या विशेषता है कि जो श्रेणी में ऊपर रहेगा उस पर धन आवेश और जो नीचे रहेगा वो उस पर ऋण आवेश। यानी देखिए क्या क्या है, बिल्ली का खाल, फ्लालेन, लाख, कांच, कागज,
रेशम। ये देखिए और भी इसमें 1 2 3 4 5 6 हुआ और भी 7 को होता है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर में कौन है कांच, तो कांच पर होगा प्लस और रेशम पर क्या होगा माइनस। अच्छा प्लस कब होता है, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर होता है प्लस, और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर क्या होता है माइनस। तो बोलिए इस पर क्या है, रेशम पर है माइनस और कांच पर क्या होगा प्लस। तो यानी कांच क्या होगा, देखिए क्या है ऑप्शन सुनिएगा, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, यानी रेशम क्या, इस रेशम को हम लोग सिल्क भी कहते हैं, सिल्क। चलिए इस पर माइनस है तो क्या सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, यानी सिल्क इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सिल्क इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि इस पर माइनस है। जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो माइनस, और जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन दान करता है तो उस पर प्लस। देखिए बी नंबर, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्क से प्रोटॉन, भाई प्रोटॉन का बात ही गलत है, प्रोटॉन का कभी भी आदान प्रदान नहीं होता है, जब भी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए तो इसका क्या होगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा कौन, कांच, इसीलिए कांच पर प्लस और रेशम पर माइनस। तो इसका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा बी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या मजा आया। चलो अगला देखिए तो विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का योगफल होता है, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का योगफल। विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, जब आवेश जोड़ों में हो, आवेश का एक जोड़ा होता है विद्युत द्विध्रुव, जिसके आवेश का परिमाण क्या होता है बराबर और प्रकृति क्या होता है विपरीत। एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, और दोनों का परिमाण, यदि ये +2 है तो ये क्या होना चाहिए -2, परिमाण होना चाहिए समान और प्रकृति होना चाहिए उल्टा, है ना। आप लोगों को पढ़ाए हुए महामैराथन क्लास में आवेश का वह जोड़ा जिसके आवेश का परिमाण समान किंतु प्रकृति क्या हो विपरीत हो, तो ऐसे आवेश को हम लोग क्या बोलते, ऐसे आवेश को जोड़ा को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव। बोलिए इसका योगफल हमेशा कितना होगा 0। अरे ये +3 ये -3, ये -10 तो ये +10, हमेशा योगफल कितना होगा 0। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। सोचिए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए एक आवेश यहां पर है और एक आवेश यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, ये +q ये -q, दोनों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं और इसको 2l के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको -q लिए। तो इन दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लिए और उसको लंबाई से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब बोलिए इसका मात्रक निकालिए, आवेश का मात्रक कूलम और 2l क्या है, दोनों के बीच की दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। आंसर क्या हो गया कूलम्ब मीटर। क्या समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए तो 21 पर आइए, देखते हैं निम्नलिखित में कौन समविभवी तल का गुण नहीं है। बोले समविभवी तल पड़े हुए हैं, क्या होता है समविभवी तल, एक बार और अच्छे से प्यार से बताइएगा। देखिए समविभवी तल क्या होता है, यदि बहुत सारे बिंदुओं का विभव समान है और सबको मिला के एक हम तल बना ले तो वो क्या होता है समविभवी तल, यानी समान विभव वाले, जैसे इसका विभव सबका विभव समान है, इसको मिला दे तो ये क्या हुआ समविभवी तल। चलिए देखिएगा, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते भाई, सही बात है। कहता है कौन गुण नहीं है, ये तो इसका गुण है, ये है, इसके सभी बिंदुओं का विभव समान है, ये भी इसका गुण है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, गलत,
क्योंकि ऊपर में क्या बोले, ये प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इसका ये आंसर है कि निम्नलिखित में कौन समविभवी तल का गुण नहीं है, तो ये समविभवी तल का गुण नहीं है। इसके किसी दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। सोचिए, यदि सभी बिंदुओं का विभव बराबर है तो किसी दो बिंदुओं का विभव का अंतर कितना हो जाएगा? यदि ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, तो दोनों का अंतर करेंगे कितना होगा? 0। तो इसका ये भी सही है, तो इसका गुण नहीं है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप समझिए कि ये पूरा फिजिक्स का, ठीक है, पूरा फिजिक्स का ये इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। एकदम देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है, तो बोलो आवेश संरक्षण। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। पहला नियम, किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजीय योग हमेशा 0 होता है। बहुत सारा करंट आता है, बहुत सारा करंट जाता है, लेकिन इस संधि पर टोटल आवेश का योग कितना होता है? 0। यही होता है किरचॉफ का पहला नियम, सिग्मा आई बराबर 0। तो ये कौन पर होता है? आवेश संरक्षण। किरचॉफ का द्वितीय नियम देख लो बाबू, ऊर्जा संरक्षण। 23 नंबर ऊर्जा संरक्षण, फटाफट एकदम कर लीजिए। चलिए, ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात के बराबर क्या होता है? NS/NP। देखिए, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होता है, ये होता है प्राथमिक कुंडली और ये होता है द्वितीयक कुंडली, जिसमें कॉपर का तार लपेटा हुआ रहता है इस तरीका से, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में जितना लपटा हुआ रहता है तार, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में जितना लपेटन है इससे भाग दे दे, यही क्या कहलाता है? परिनमन अनुपात, यानी NS/NP। द्वितीयक कुंडली में लपेटन की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली में लपेटन की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितना होता है बोलिएगा? PI/PO। PI पावर ऑफ इनपुट और PO पावर ऑफ आउटपुट, यानी जितना शक्ति दिया यानी प्राप्त हुआ आपको, और जितना शक्ति आप लगाए, दोनों को बटे कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? PI/PO। चलिए यहां तक हो गया। देखें क्या समझ में आ रहा है? यहां तक आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में? देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर का दक्षता कितना होता है? हमेशा 1 होता है। देखिए, एक आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श मतलब बढ़िया क्वालिटी का, तो एक आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जितना पावर हम देंगे उतना पावर हमको मिलेगा। जितना पावर क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही पावर हमको मिलेगा। यानी इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा? बराबर हमेशा। इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर। जब दोनों ये बराबर होता है, ये क्या होता है? बराबर। और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होता है? PO/PI, पावर ऑफ आउटपुट बटे पावर ऑफ इनपुट, ये होता है ना। अब ये दोनों क्या है? बराबर, तो ये कट के कितना होगा? 1। यानी एक आदर्श ट्रांसफार्मर का दक्षता हमेशा कितना होगा? 1। मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना भाई? 0। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। कार्बन वर्ण में पीला वर्ण का सार्थक मान होता है। देखो तो, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत। देखिए, कार्बन वर्ण में पीला का मान पूछ रहा है। आपको एक ट्रिक बताए हुए हैं, याद कर रखिएगा। क्या होता है? BB रोल, GB
भी गवा, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, देखिए क्या पहला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध निकालने का, ए बी, सॉरी यहां पर मान केवल पूछता है ना। कार्बन वर्ण में पीला का मान बी बी आर ओ वाई, रॉय यानी येलो पर जाना है। 0 1 2 3 4, इसका मान कितना होता है, येलो के लिए मान होता है कितना 4, हो गया। ठीक है, चलिए यानी कार्बन वर्ण कोड में पीला वर्ण का सार्थक मान कितना होता है, 4 होता है। अगला है चित्र में कार्बन वर्ण की कोड की सहायता से प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध निकालना है। देखिए एक कार्बन प्रतिरोध है जिस पर मान 4 लाइन है, आर है, ओ है, भी है और गोल्डन है। आर से हो गया रेड, ए में है रेड मान लेते हैं, ए बी सी डी इसको मान लीजिए। ए में रेड है, बी में है ऑरेंज, सी में है वॉयलेट और डी में है गोल्डन। देखिए पहला 2 लाइन का सार्थक मान लेते हैं, तीसरा लाइन का गुणक और चौथा का सांता। इसको लिखने का तरीका होता है आर बराबर ए बी गुना सी प्लस माइनस डी प्रतिशत। देखिए ए क्या है भाई, रेड, रेड के लिए कितना है, रेड के लिए देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए बी बी रॉय, आर ओ वाई रॉय, जी बी भी गवा। चलो भाई अब गोल्डन, सिल्वर, नो कलर, ये सब ना, ये सब को एकदम याद रखिए। एक बार देखिए एकदम गौर से सुनिएगा, बी बी रॉय, जी बी भी गवा, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। देखिए तो पहले क्या है, पहले का देखिए पहला 2 लाइन कौन है, रेड है, रेड का सार्थक मान 0 1 2, तो रेड का हो गया कितना 2। बी का है, बी में कौन सा कलर है, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू तीसरा लाइन क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट का कितना हो जाएगा, वॉयलेट यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा लाइन का गुणक लेना है तो 7 है ना, इसको क्या लिख देंगे 10 के पावर 7। अब प्लस माइनस, और डी क्या है, डी क्या है, देखिए चौथा लाइन क्या है, गोल्डन, गोल्डन का सहनता होता है, इसका सहनता होता है 5% प्लस माइनस 10% प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 20%, तो क्या है कितना होगा, गोल्डन है तो प्लस माइनस 5%। यही हो गया आपका आंसर, यानी 23 गुना 10 के पावर 7 प्लस माइनस 5%, 23 गुना 10 के पावर 7 प्लस माइनस 5%, यानी आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। देखिए तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कि रो बराबर आर ए बटे एल, आर ए बटे एल। आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ए मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, और एल लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर खत्म हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। ठीक बात है। चलो भाई अब देख लो तो बाबू बीमा इसका कितना होगा, इसका बीमा देखिएगा, बीमा इसका होता है Ml3T-3I-2, Ml3T-3I-2, Ml3T-3I-2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछा गया, ये सब डायमेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको निकालते हैं, देखिएगा प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हुआ, आर ए बटे एल, बीमा निकालना है, आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का बीमा Ml2T-3I-2 होता है, प्रतिरोध का बीमा Ml2T-3I-2 होता है, और क्षेत्रफल का बीमा L2 होता है, और लंबाई का बीमा L।
एक L यदि कट जाए तो L2 और L बच गया, कितना बचा M, तो M रहा, एक L कट गया तो M रहा, L2 गुना L, L3 हो गया T-3 I-2। ये होता है प्रतिरोधकता का विमान, कितना C नंबर हुआ ML3 T-3 I-2। देखिए तो निम्नलिखित में कौन ट्रांसफार्मर का ऊर्जा हानि नहीं है? देखिए ताम्र हानि होता है, तांबा का उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में करोड़ के सॉरी कुंडली के रूप में, करोड़ नहीं, किस रूप में? कुंडली के रूप में, प्राथमिक कुंडली और यहां पर होता है द्वितीय कुंडली। तो ताम्र हानि होता है, फ्लक्स हानि होता है, लौह हानि होता है। लौह हानि मतलब लोहा जो उसमें उपयोग किया जाता है, लोहा करोड़ में उपयोग होता है, क्या करोड़ में उपयोग होता है लोहा, ये होता है करोड़ में, ठीक है। तो कौन सा हानि नहीं होता है? तो आवेश हानि इसमें नहीं होता है, आवेश हानि नहीं होता है। चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है। तो लेंज का नियम पढ़ाए हुए आप लोगों को कि प्रेरित धारा की दिशा निकालना है। प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा क्या होता है? जब एक कुंडली लीजिए, एक कुंडली और उसका फ्लक्स में परिवर्तन करिए तो एक धारा उत्पन्न होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। और उसकी दिशा निकालने का दिशा निकालने का नियम होता है कि लेंज के द्वारा। और यदि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन था। 34 प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण याद रखिएगा। लेंज का नियम से क्या निकालते हैं? तो प्रेरित धारा की दिशा। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पर बेस्ड है? तो ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से ज्ञात करते हैं। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से हम लोग निकालते हैं। देखिए ए में क्या है? प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा, और ए भी दोनों नन ऑफ दी। तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए तो लेंज का नियम, तो प्रेरित धारा का परिमाण निकालने के लिए हम लोग फैराडे के नियम का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ाइए। शंट के उपयोग से यंत्र की सुग्राहिता, सबको पता है, कम हो जाता है। यदि मान लेते हैं कोई चीज है मेरे पास, डिवाइस है, कोई यंत्र है, और उसमें यदि शंट लगा हुआ है तो समझिए कि उसका माप सीमा जो सही मान होगा वो कभी नहीं माप सकेगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? गलतियां होगा, त्रुटि होगा, यानी वो अधिक उसकी सुग्राहिता यानी शुद्धता क्या होगा? कम होगा। चलिए अगला, शंट का उपयोग है, देखिए क्या है? एमीटर के निर्माण में ये भी होता है भाई, वोल्ट मीटर से एमीटर में बदलने के लिए ये भी होता है, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता के लिए, सुरक्षा के लिए। और डी में क्या होता है? ऑल। तो ऑल होगा क्योंकि ये सब शंट का उपयोग है। एमीटर बनाइएगा, गैल्वेनोमीटर लीजिए और समांतर क्रम में शंट जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? एमीटर। क्या बन गया? एमीटर। उसके बाद गैल्वेनोमीटर से एमीटर में बदलने के लिए हो गया, सॉरी वोल्ट मीटर से एमीटर में बदलने के लिए एक वोल्ट मीटर लीजिए, इसके समांतर में शंट जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? आपका वोल्ट में सॉरी एमीटर बन जाएगा। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर की सुरक्षा के लिए, और डी में है ऑल। इसका आंसर क्या होगा? ऑल। चलिए निम्नलिखित में कौन लॉरेंज बल का सूत्र है? तो देखिए इसमें क्या है? Q इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, Q E है ना, वेक्टर E दे दीजिए, B क्रॉस V और यहां पर VB नन। तो इसका आंसर आप याद रखिए। देखिए अक्सर में ऑप्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं VB BV, कौन अच्छा लगता है? VB। तो देखिए ये V क्रॉस B वाला सही होगा, कहीं पर B क्रॉस V ये गलत होगा। तो देखिए VB कौन अच्छा लगता है सुनने में? बोल के देखिएगा, मेरे बातों को मानते चलिए। यदि आपको जो है नंबर चाहिए फिजिक्स में 90 प्लस, तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते जा रहे हैं और जैसे हम बोल रहे हैं उस तरीका से आप याद करते चलिए। क्या बोल रहे हैं आप? बोल के देखिए, VB अच्छा लगता है,
बी भी, देखो प्रेशर लगता है, तो ये वाला सही है, यानी ये वाला लॉरेंज बल क्या होता है, यदि किसी आवेश पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों लगे तो उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल। तो सॉरी, यही है लॉरेंज बल का फॉर्मूला। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है, जब बोलेंगे तब करना है। व्हीटस्टोन सेतु से मापा जाता है, तो क्या बोलेंगे, देखिए ए में क्या है, प्रतिरोध, बी में विभव को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर, धारा को ए मीटर। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर, प्रतिरोध। अब समझिएगा, देखिए टेस्ट में चूंकि 80 क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे। एक में हो गया 1 से 40 तक आपका, और अगला जो पार्ट आएगा इसका वीडियो का, वो उसमें आपको 41 से लेकर के 80 तक करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यहीं तक, और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच बाबू।